हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसकी एक्सरसाइज 14.5 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम वैलिडेटिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैलिडेटिंग मतलब स्टेटमेंट वैलिड कब होगी, हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। वैलिड मतलब ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास किस किस टाइप की स्टेटमेंट हो सकती हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट टाइप की ये हो सकती है पी एंड क्यू, यानी कि दो स्टेटमेंट एंड से कंबाइन हो, पी एंड क्यू। सेकंड किस टाइप की हो सकती है, पी और क्यू, इस टाइप की स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, थर्ड किस टाइप की हो सकती है, थर्ड स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट हो सकती है। फोर्थ स्टेटमेंट किस टाइप की हो सकती है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, यानी इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। अब देखो, जब पी एंड क्यू वाली स्टेटमेंट होगी तो उसमें हम अगर एंड लगा है तो दोनों ही स्टेटमेंट को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वैलिड यानी ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो जब पी एंड क्यू का केस होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट पी को भी ट्रू प्रूव करेंगे एंड स्टेटमेंट क्यू को भी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सो दैट स्टेटमेंट P इज ट्रू। ठीक है, और क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड सेकंड, शो दैट स्टेटमेंट Q इज ट्रू। यानी जब एंड से दो स्टेटमेंट जुड़ी होंगी तो हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P उसको भी ट्रू प्रूव करेंगे और जो Q स्टेटमेंट है उसको भी ट्रू प्रूव करेंगे। जब दोनों ट्रू प्रूव हो जाएंगी तब ही जो P एंड Q स्टेटमेंट है वो वैलिड होगी, वो ट्रू होगी। ठीक है, अब देखो और का केस है। और के केस में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम एक टाइप से तो अज्यूम P इज फॉल्स, P को हम फॉल्स अज्यूम कर लेंगे और क्या कर देंगे, शो दैट Q इज ट्रू। ठीक है, जब हम P को फॉल्स अज्यूम करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि जब हम P को फॉल्स अज्यूम कर रहे हैं और Q को ट्रू प्रूव कर रहे हैं तो जो क्या है, P और Q क्या हो जाएगी, वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। और सेकंड तरीका क्या है, अज्यूम क्या कर लेंगे, अज्यूम Q इज फॉल्स और शो दैट P इज ट्रू। ठीक है, तो जो और वाला केस होगा, P और Q वाला केस होगा, उसमें हम एक बार P को फॉल्स अज्यूम कर लेंगे, मान के चल लेंगे, और Q को ट्रू, फिर उसको जब फॉल्स मानेंगे तो Q को ट्रू प्रूव कर देंगे। और एक बार क्या करेंगे, Q को फॉल्स मान के चल लेंगे और P को ट्रू प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये केस इंपॉर्टेंट है, इफ एंड देन वाला। इसमें क्या करेंगे, इसको हम तीन तरीके से इसको वैलिड प्रूव कर सकते हैं। तीन तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है क्या होता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इफ P देन Q स्टेटमेंट है तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ नॉट Q देन नॉट P, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा इसका। तो इसको ये मेथड भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मेथड कैसे हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड, फर्स्ट ये डायरेक्ट मेथड हो गया, सेकंड कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड एंड थर्ड मेथड कौन सा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हम कुछ मान के चलेंगे। ठीक है, हम कुछ मान के चलेंगे, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हम मतलब प्रूव हो जाएगा, उसका जो भी चीज़ हम मान के चलेंगे उसका कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो हम मान के चल रहे हैं, मान लिया हम किसी स्टेटमेंट P को ट्रू मान के चल रहे हैं, और किस बेसिस पर मान के चल रहे हैं, जो जिस बेसिस पर हम मान के चल रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्ट यानी उसका अपोजिट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अपोजिट जब रिजल्ट हमारे पास आ गया तो हम जो मान के चल रहे थे वो गलत था, तो जो मान के चल रहे थे वो गलत था, इसका मतलब उसका अपोजिट क्या था, ट्रू था। तो इस टाइप से हम देखो, हम बाद में बताएंगे, पूरा डिटेल में मेथड मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो एंड वाले केस में तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पी को भी ट्रू प्रूव करेंगे और क्यू को भी, और वाले केस में क्या करेंगे, एक बार पी को फॉल्स मान के चल लेंगे तो क्यू को ट्रू प्रूव कर देंगे, और एक बार क्यू को फॉल्स मान के चलेंगे और पी को ट्रू प्रूव कर देंगे। इफ एंड देन के केस में 3 टाइप्स के मेथड हैं जो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार ये देखो, और एक केस ये हो सकता है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, इफ पी इज ट्रू देन, अगर पी ट्रू होगा देन क्यू भी ट्रू होगा, क्यू मस्ट बी, या क्यू इज ट्रू, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा। और सेकंड क्या है, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, यानी अगर पी ट्रू है तो क्यू, इफ एंड ओनली इफ के केस में क्या है, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है, और फिर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है। ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अब। तो देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर्स आर सच दैट एक्स एंड वाई आर ओड, जो एक्स और वाई हैं वो ओड हैं, देन एक्स वाई इज, जो इनका प्रोडक्ट है वो भी ओड होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक स्टेटमेंट ये है पी स्टेटमेंट। इफ़ के इधर वाली स्टेटमेंट क्या है, ये इसको हम पी स्टेटमेंट मान लेंगे, और इस स्टेटमेंट को हम क्या मान लेंगे, क्यू स्टेटमेंट मान लेंगे। तो पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड आर सच दैट एक्स एंड वाई आर ओड, की एक्स और वाई क्या है, ओड है। और क्यू स्टेटमेंट क्या मान लेंगे, एक्स वाई, जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है इज ओड, वो भी ओड है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से देखो इसको वैलिड कैसे प्रूव करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में हम अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट पी इज ट्रू। डायरेक्ट मेथड में हम पी को ट्रू अज्यूम कर देंगे, और क्या करेंगे फिर, देन क्यू इज ट्रू। अगर हम पी को ट्रू अज्यूम करके चलेंगे तो क्यू भी ट्रू होगा। डायरेक्ट मेथड में ये अप्रोच अप्लाई करेंगे हम। ठीक है। तो देखो पी को ट्रू मान के चलें, ये पी ये है तो इसको ट्रू मान के चलें, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई ओड है, इसका पी अगर ट्रू है तो एक्स एंड वाई ओड है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ अज्यूम पी इज ट्रू, लेट्स अज्यूम पी इज ट्रू। अगर पी ट्रू है सो एक्स एंड वाई आर ओड इंटीजर्स। ठीक है। एक्स और वाई ओड इंटीजर्स हैं, क्योंकि जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 2m+1, ओड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर m क्या है, m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है। ठीक है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इवन आकर +1 कर दिया तो ये ओड हो गया, तो ओड नंबर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और लेट वाई को क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू 2n+1, और n भी क्या है, n इज एनी इंटीजर। ठीक है। अब देखो, अब इसका हम प्रोडक्ट कर देंगे। नाउ एक्स वाई क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m+1 एंड 2n+1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2m की 2n से 4mn, और इससे +2n, और फिर 1 की इससे 2m+1। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 अंदर बचेगा 2mn + n + m प्लस ये ब्रैकेट के बाहर बचेगा 1। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक ओड नंबर ही तो है। देखो जैसे ये 2 से अंदर ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो ये कोई भी नंबर है, मान लिया कुछ भी नंबर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इवन हो जाएगा, लेकिन बाद में 1 ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ, सो एक्स वाई इज ओड। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड की हम पी को ट्रू मान के चले थे। पी को ट्रू मानने का मतलब क्या है कि जो पी स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है। पी को ट्रू मानने का यही तो मतलब है कि जो पी स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है, यानी कि अगर ये सही है तो एक्स, ये स्टेटमेंट दे क्या रखी है कि एक्स और वाई ओड हैं, तो हम एक्स और वाई ओड हैं, इसके लिए हमने एक्स को इसके इक्वल रख दिया और वाई को इसके इक्वल।
और हमें अब क्या निकालना है कि एक्स वाई जो प्रोडक्ट है वो भी ओड होगा। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट ये भी ओड आ गया, तो हम पी को ट्रू मान के चले थे और क्यू जो है वो ट्रू हो गया, तो डायरेक्ट मेथड से ये क्या हो गई, ये स्टेटमेंट वैलिड हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में हम कॉन्ट्रापोजिटिव में इफ वी अज्यूम, हम अज्यूम करेंगे Q इज फॉल्स, कि Q जो है वो फॉल्स है, देन P मस्ट बी फॉल्स। ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कि हम Q को फॉल्स मान के चलेंगे, यानी Q ट्रू नहीं होगा, और हम फिर क्या प्रूव हो जाएगा कि P भी ट्रू नहीं है। ठीक है, देखो जैसे इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट Q दैट इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, यानी अगर हम Q को फॉल्स या नॉट ट्रू मान के चलते हैं तो P भी फॉल्स होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, नॉट Q क्या हो जाएगा, Q हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है, तो नॉट Q क्या हो जाएगा, नॉट Q क्या हो जाएगा, नॉट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज नॉट ओड, यानी एक्स वाई इज इवन, ये नॉट Q हो जाएगा। अब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं नॉट Q, तो अब देखो एक्स वाई इज इवन, अगर एक्स वाई इवन है, किसी भी नंबर को इवन होने के लिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इवन है, तो या तो एक्स इवन होगा या वाई इवन होगा। किसी भी दो ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन इवन नहीं हो सकता। किसी भी अगर दो ओड नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई भी आप सोच सकते हो, कोई भी दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इवन आ रहा है तो यानी इसमें से कोई एक नंबर इवन है, दोनों ओड नहीं है। ठीक है, तो हमारी नॉट Q स्टेटमेंट क्या है कि एक्स वाई इज इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इफ एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इवन, देन आइदर x इज इवन और y इज इवन, या तो x इवन है या क्या है, y इवन है, दोनों में से कोई एक इवन है। और हमारे पास P स्टेटमेंट क्या है कि x और y ओड है, तो ये, और हमारे पास इसकी वजह से जो स्टेटमेंट आई वो क्या है कि एक नंबर कौन सा भी इवन है, तो ये क्या आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, P इज नॉट ट्रू। अगर हम Q को नॉट ट्रू मान के चल रहे हैं तो इसकी वजह से क्या रहा कि या तो x इवन है या y इवन है। और यहाँ पे स्टेटमेंट दे क्या रखी है, P स्टेटमेंट ये दे रखी है कि दोनों ओड हैं, लेकिन हम अगर ये नॉट Q मान के चल रहे हैं तो इसकी वजह से एक इवन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब हम नॉट Q लेके चले थे और उससे क्या आ गई, नॉट P आ गई। तो ये होती है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। अब हम नोट Q लेके चले थे, उसका मतलब नोट P आ गया, इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है। ठीक है, वैलिड है। तो ये हो गए दो मेथड। अब हमारे पास रहता है कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये और समझ लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम मान के चलेंगे उसके कॉन्ट्राडिक्ट, यानी अगर अपोजिट रिजल्ट आ गया तो जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, जो हम अज्यूम करके चलेंगे और जो अज्यूम करते करते जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उसका अपोजिट आ गया, तो जो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, उसका अपोजिट सही है। तो देखो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। एग्जांपल, कोई स्टेटमेंट लेते हैं, P स्टेटमेंट हमारे पास है कि √7 इज इरेशनल, कि √7 है वो इरेशनल है। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट वैलिड प्रूव करनी है, किस मेथड की हेल्प से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से हमें ये ट्रू प्रूव करनी है, ट्रू प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम इसका फॉल्स स्टेटमेंट ले लें। हम बोल दें कि हमें प्रूव तो ये ट्रू करनी है, कि हमें प्रूव क्या करनी है,
हमें प्रूव करनी है कि ये ट्रू है, ये प्रूव करनी है। लेकिन हम लेके क्या चल लेंगे, लेट्स अज्यूम दैट P इज़ फॉल्स। हम लेके चल लेंगे कि ये फॉल्स है, हम इसको फॉल्स लेके चल लेंगे, लेकिन एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, जब हम इसको फॉल्स लेके चलेंगे तो एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जो हम लेके चल रहे हैं, जो हम लेके क्या चल रहे हैं कि ये फॉल्स है, ये हम फॉल्स लेके चल रहे हैं, और एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब इसके अपोजिट जो हम लेके चल रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं कि ये फॉल्स है, उसका अपोजिट रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम गलत मान के चल रहे हैं, हम गलत मान के चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि P जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट है √7 इज इरेशनल, तो लेट्स अज्यूम P इज फॉल्स। P इज फॉल्स का मतलब क्या है कि √7 इज, सो √7 इज रेशनल। हम मान के चल लेंगे कि √7 रेशनल है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि √7 इज इरेशनल। तो हमने मान के चला कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि √7 इज नॉट इरेशनल। और जो नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, रेशनल प्लस इरेशनल दो ही टाइप के नंबर होते हैं। तो अगर हम इसको नॉट इरेशनल मान के चल रहे हैं तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो हम मान के चल लिए कि √7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और रेशनल नंबर को हम किस टाइप से लिखते हैं, A/B की फॉर्म में। सो √7 इज इक्वल टू A/B, जहाँ पर A और B क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वे A and B are टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और एंड A and B हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ए और बी हमने इस टाइप से लिख दिया। अगर कॉमन फैक्टर जैसे हम मान के चलें, कोई भी नंबर है, हम उसको 4/2, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, इसको हम डिवाइड करके 2/1 लिख सकते हैं। तो हमने इसी सिंप्लीफाई फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में A/B को लिखा है, ताकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और A और B क्या है, दो इंटीजर हैं। ठीक है, अब इससे देखो, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 7A² B², और यहाँ से क्या हो जाएगा, A² इज इक्वल टू 7B²। अब देखो A² क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 7 A² इज इक्वल टू 7B², यानी A² क्या है, 7 का मल्टीपल है। सो 7 डिवाइड्स, अगर A 7 का मल्टीपल है तो 7 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड्स A। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कि A 7 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर A 7 को डिवाइड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 7C। ठीक है, यहाँ C क्या है, C इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, यानी अगर A 7 का मल्टीपल है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब A इज इक्वल टू 7C इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 7C² इज इक्वल टू, या यहीं से अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो A² इज इक्वल टू 49C²। अब देखो, अब यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, A² इज इक्वल टू 49C² है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आ गया A² इज इक्वल टू 49C² एंड यहाँ से क्या है, A² इज इक्वल टू 7B²। ठीक है, A² इसके भी इक्वल है और A² इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 49C² इज इक्वल टू 7B², ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी A² के इक्वल है और ये भी A² के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आया, 49/7C² इज इक्वल टू B²। ठीक है, तो यहाँ से आ गया B² इज इक्वल टू 7C²। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आया, अब देखो यहाँ क्या था, A² इज इक्वल टू 7B² था, इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइड्स A। अब यहाँ B² इज इक्वल टू 7C² है, इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइड्स B। ठीक है, तो इन दोनों से देखो इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से क्या है, 7A को भी डिवाइड कर रहा है और 7B को भी डिवाइड कर रहा है। तो 7 अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 7 क्या है, 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ
ए एंड बी की 7 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम मान के क्या चले थे, देखो हम मान के क्या चले थे, हम यहाँ ये मान के चले थे कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट अपोजिट आ गया कि जो 7 ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है 7, तो हम जो मान के चले थे उसका कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब हम गलत मान के चले थे, इसका मतलब हम गलत मान के चले थे और मान के हम क्या चले थे 7 इज रेशनल। तो हम गलत मान के चले थे, तो इसका मतलब 7 रैशनल नहीं है, क्या है 7 इरेशनल है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देंगे आवर assumption was wrong that A and B, या our assumption was wrong that √7 is rational। ठीक है, सो √7 is irrational। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम मान के चलेंगे उसका अपोजिट रिजल्ट आ जाएगा, इसका मतलब हम गलत मान के चल रहे हैं, हम गलत मान के चल रहे हैं, तो जो हम मान के चल रहे हैं उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक हम इसके हेल्प से काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से हम जो प्रूव करने के लिए हमें बोलेगा वो प्रूव करेंगे। देखो, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है, ये स्टेटमेंट है इफ n इज एन ओड इंटीजर देन n इज प्राइम। तो काउंटर एग्जाम्पल देना, हम कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, लेट n इज इक्वल टू 9 मान लेंगे। ठीक है, वेयर 9 इज ओड इंटीजर, 9 क्या है, एक ओड इंटीजर है, बट 9 इज नॉट प्राइम। 9 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका या तो वो खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। 1 या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, वो 1 या खुद के जिसका फैक्टर या तो वो खुद हो या 1। देखो, जैसे कोई प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 तो कुछ नहीं है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7। ठीक है, ये क्या है 11, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चले n इज इक्वल टू 9 विच इज 9 इज ओड, 9 ओड इंटीजर है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो हम, और जो स्टेटमेंट थी वो क्या दे रखी थी कि इफ़ n इज ओड इंटीजर, या कि अगर n कोई भी ओड इंटीजर है तो वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ तो हम एक एग्जांपल लेके चले कि 9 एक ओड तो इंटीजर है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी एग्जांपल देके उस स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये एंड की सिचुएशन देखी, और की देखी, और इफ़ एंड देन की देखी। इफ़ एंड देन में हम डायरेक्ट मेथड क्या अप्लाई करेंगे, इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। इफ़ P को हम ट्रू मान के चलेंगे और Q को ट्रू प्रूव कर देंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम कैसे प्रूव करेंगे, इफ़ नॉट Q इज़ ट्रू दैट इम्प्लाइज नॉट P इज़ ट्रू। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे, जो हम अज्यूम करके चलेंगे वो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सो दैट द स्टेटमेंट क्या दे रखी है, P एक स्टेटमेंट है, इफ़ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ + 4x इज इक्वल टू 0। x कोई भी रियल नंबर है और एक इक्वेशन दे रखी है, देन x इज 0। यानी दो स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। तो हमें इज ट्रू, हमें इसको ट्रू प्रूव करना है बाई एक तो डायरेक्ट मेथड से, एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से एंड एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। देखो, हमारे पास P स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में P स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ़ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ + 4x इज इक्वल टू 0 देन x इज
0। ये हमारे पास पी स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से तो इसमें दो स्टेटमेंट है, एक क्या स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। तो हम इसको मान लेंगे, इसको स्टेटमेंट क्यू मान लेंगे। क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, x इज रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0। और इस स्टेटमेंट को हम आर स्टेटमेंट मान लेंगे। आर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, x इज 0। ये आर स्टेटमेंट होगी। तो फर्स्ट हमें डायरेक्ट मेथड से प्रूव करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करके चल रहे थे, डायरेक्ट मेथड में हमें पी को ट्रू प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, जो पी स्टेटमेंट है इसको ट्रू प्रूव करना है। टू प्रूव पी इज ट्रू। पी को ट्रू प्रूव करने के लिए हम क्या करके चलेंगे, इसको हम क्यू को, जो ये क्यू स्टेटमेंट है इसको अज्यूम कर लेंगे ट्रू है, और इसको फिर अगर इसको अज्यूम करने की वजह से ये आर स्टेटमेंट ट्रू हो जा रही है तो ये पी भी ट्रू हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट क्यू इज ट्रू, देन शो दैट आर इज ट्रू। ठीक है, हम क्यू को ट्रू अज्यूम करके चल रहेंगे, मान के चलेंगे कि क्यू जो है वो ट्रू है, और फिर आर को अगर ट्रू शो कर देंगे। ये क्यू को ट्रू मान के चलने की वजह से अगर आर भी ट्रू हो रहा है तो बाय डायरेक्ट मेथड ये जो स्टेटमेंट भी है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम क्यू को ट्रू अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट क्यू इज ट्रू। अगर क्यू ट्रू है, लेट क्यू इज ट्रू। ठीक है, क्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही तो है, अगर क्यू ट्रू है तो अब देखो x को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, अब अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू √-4। ये क्या आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। लेकिन हमारे पास दे क्या रखा है कि x एक रियल नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये 0 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, सो x इज इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको 0 मान के चलेंगे तो x क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जबकि x क्या दिया गया है, एक रियल नंबर दिया गया है। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये इतना 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब x 0 है। सो x इज इक्वल टू 0। और ये स्टेटमेंट क्या है, ये आर स्टेटमेंट है कि x इज इक्वल टू 0। तो हम q को ट्रू मान के चल रहे थे और हमारा r ट्रू आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज ट्रू। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आ गया, सो स्टेटमेंट r इज ट्रू। ठीक है, हम q को ट्रू मान के चले थे और r हमारा ट्रू आ गया, तो बाय डायरेक्ट मेथड जो गिवन स्टेटमेंट p है वो ट्रू है। सो बाय डायरेक्ट मेथड स्टेटमेंट p इज ट्रू। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इस टाइप से। अब सेकंड हम किस कौन से मेथड की हेल्प से करेंगे, सेकंड हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम जो मान के चलेंगे उसके अपोजिट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करेंगे हम, सेकंड में देखो मेथड ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हमें ये ट्रू प्रूव करना है, हमें P को ट्रू प्रूव करना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, P इज फॉल्स, और हम उसको मान के चलेंगे तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से जो हम मान के चल रहे थे कि P इज फॉल्स वो गलत प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज ट्रू। हम मान के चल लेंगे लेट P इज फॉल्स, कि P जो है वो फॉल्स है, और हमारे पास P क्या है, ये है। तो हम P अगर फॉल्स है तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, सो इफ X इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, देन x इज नॉट 0। अगर हम P को फॉल्स मान के चले तो इसी टाइप से लिखेंगे कि x इज नॉट 0। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं P इज फॉल्स। अगर P को फॉल्स मान के चल रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस टाइप से लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा और या एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 विच इज बट, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, x इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कांट बी इक्वल टू -4, बिकॉज, क्यों, बिकॉज x इज रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर है, और अगर इसको मान के चलेंगे तो x एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0। लेकिन हम मान के क्या चल रहे थे कि x इज नॉट 0, लेकिन रिजल्ट तो क्या आ गया, x इज 0। तो हम जो मान के चल रहे थे कि जो P फॉल्स है वो हम गलत मान के चल रहे थे। इसका मतलब क्या है, P ट्रू है। ठीक है, सो अवर assumption that P is false is wrong। हमारा assumption जो हम मान के चल रहे थे कि P false है वो गलत है। ठीक है, सो P is true। तो इसका मतलब क्या है, P क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, P is true। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ कौन सा, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में नॉट क्यू, अगर हम क्यू को क्या मान लें, नॉट ट्रू मान लें, और क्यू को नॉट ट्रू मान के हम प्रूव कर दें पी को नॉट ट्रू, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो थर्ड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, नॉट क्यू दैट इम्प्लाइज नॉट पी। अगर हम क्यू को नॉट ट्रू मान के चलें, अज्यूम करके चलें कि क्यू इज़ नॉट ट्रू, और देन प्रूव कि पी इज़ नॉट ट्रू, तो उसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू। इफ़ वी अज्यूम दैट क्यू इज़ नॉट ट्रू, क्यू ट्रू नहीं है, देन शो दैट पी इज़ नॉट ट्रू, पी को भी नॉट ट्रू प्रूव कर दें। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव यही होता है। अब हम क्या मान के चलेंगे, क्यू इज़ नॉट ट्रू। अगर क्यू को नॉट ट्रू मान के चलेंगे तो देखो यहाँ क्यू और पी की जगह क्या है, क्यू अगर ये तो यहाँ पर तो हमें ये पूरी स्टेटमेंट ही पी दे दी, लेकिन हम पिछले एग्जांपल्स में कैसे मान के चल रहे थे, ये हमें कोई भी स्टेटमेंट मान लिया दिया हो तो ये स्टेटमेंट को हम पी मान के चल रहे थे और इसको क्यू। ये जैसे यहाँ पी स्टेटमेंट थी, यहाँ क्यू थी, लेकिन यहाँ क्यू स्टेटमेंट है और यहाँ आर स्टेटमेंट है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट आर दैट इम्प्लाइज नॉट क्यू। अगर हम आर को नॉट ट्रू मान के चल लें और प्रूव कर दें कि क्यू भी नॉट ट्रू है, तो हमारी बाई मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव पी क्या है, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, वी अज्यूम आर इज़ नॉट ट्रू देन शो दैट क्यू इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अब देखो
वो क्यू और आर मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा था क्योंकि हम एग्जाम्पल्स में ये दो स्टेटमेंट थी इसको पी एंड क्यू मान के चल रहे थे ना। तो जो सेकंड स्टेटमेंट नोट क्यू इज इक्वल टू नोट पी, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पी और क्यू की जगह क्यू और आर दे रखा है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट नोट क्यू दैट इम्प्लाइज नोट आर दैट इम्प्लाइज नोट क्यू, ठीक है। तो यहाँ से नोट आर क्या हो जाएगा, नोट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हमारे पास क्या है, एक्स इज 0, तो नोट आर क्या हो जाएगा, यानी नेगेशन ऑफ आर, एक्स इज नोट 0, एक्स क्या है 0 नहीं है, ठीक है। अब अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है तो देखो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 जो हमारे पास ये है, ये भी क्या होगा, ये 0 नहीं होगा, विल बी नॉट 0। क्यों, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि x इज नॉट 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4 विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ये तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अगर एक्स को हम 0 भी मान के चलेंगे तो 0 का स्क्वेयर ये 0 और प्लस 4 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, और हम एक्स को नॉट 0 मान के ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्स की पावर 3 प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होगी और हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है, क्यू स्टेटमेंट है। ये जब 0 के इक्वल है तो ये क्यू स्टेटमेंट है, और ये नॉट 0 के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई, ये स्टेटमेंट नॉट क्यू आ गई, ठीक है। सो दैट दिस शोज, ये शो करता है दैट स्टेटमेंट क्यू इज नॉट ट्रू, ठीक है। यानी ये अगर नॉट क्यू के इक्वल आ गई तो क्यू इज नॉट ट्रू। हम आर को नॉट ट्रू मान के चल रहे थे और क्यू नॉट ट्रू आ गई, सो नॉट आर इज इक्वल टू नॉट आर दैट इम्प्लाइज नॉट क्यू। देयरफॉर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पी इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट पी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर a and b, a square is equal to b square implies that a is equal to b is not true by giving an counter example। काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है सेकंड, लेट्स मान लेंगे पी स्टेटमेंट है, फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, ए एंड बी कोई रियल नंबर है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर implies that a इज इक्वल टू बी। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हम इसको हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जो स्टेटमेंट p है इज नॉट ट्रू प्रूव करना है बाय काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट दे क्या रखी है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो पी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये स्टेटमेंट दे रखी है, इम्प्लाइज को हम इसी टाइप से लिखते हैं। तो ये जो इतनी स्टेटमेंट है इसको हम मान लें क्यू स्टेटमेंट और इसको मान लें हम आर स्टेटमेंट, ठीक है। ये मानने की जरूरत नहीं है, कोई हम एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 ले लिया और b इज इक्वल टू -1 ले लिया। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर एंड b स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 और -1 का स्क्वेयर 1। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर, ठीक है। बट a इज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है। सो
और हमारे पास स्टेटमेंट पी क्या दे रखी थी कि अगर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। लेकिन हमने एक एग्जांपल लिया कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू -1, जहाँ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर तो है, लेकिन ए इज इक्वल टू बी नहीं है। सो स्टेटमेंट पी इज फॉल्स। स्टेटमेंट एक पी क्या है, फॉल्स है। जो स्टेटमेंट पी क्या बोल रही है कि अगर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव से हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। तो ये पी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ एक्स इज एन इंटीजर, कि एक्स कोई इंटीजर है एंड एक्स स्क्वेयर इज इवन, देन एक्स इज ऑल्सो इवन, एक्स इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, अगर इस स्टेटमेंट को हम क्या मान लें, इस स्टेटमेंट को हम क्यू मान लें और इस स्टेटमेंट को हम आर मान लें, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, मेथड में क्या होगा कि नॉट आर दैट इम्प्लाइज नॉट क्यू, यही होगा। अगर हम आर को नॉट ट्रू मान के चलें और क्यू को नॉट ट्रू प्रूव कर दें तो वो क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेट्स अज्यूम आर इज नॉट ट्रू एंड शो दैट क्यू इज नॉट ट्रू, देन पी विल बी ट्रू। ठीक है, अब पहले तो हम क्यू और आर स्टेटमेंट लिख दें, यहाँ क्या है क्यू और आर स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, तो क्यू स्टेटमेंट हो जाएगी, क्यू स्टेटमेंट हो जाएगी एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर इज इवन। ठीक है, और आर स्टेटमेंट हो जाएगी एक्स इज इवन। ठीक है, कि एक्स अगर एक्स स्क्वेयर इवन है तो एक्स भी इवन होगा। अब देखो, हम मान के क्या चल रहे हैं कि हम आर को नॉट ट्रू मान के चल रहे हैं, यानी नोट आर क्या हो जाएगा, नोट आर क्या हो जाएगा, नोट आर हो जाएगा आर इज एक्स इज, अगर एक्स इज नॉट इवन, एक्स इज नॉट इवन, एक्स इज नॉट इवन नॉट आर, यानी नॉट इवन का मतलब क्या है, एक्स इज ओड। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स इज ओड है या हम इसको बोल सकते हैं एक्स इज नॉट इवन। ठीक है, अगर एक्स इज इवन नहीं है तो उसका स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। इफ एक्स इज नॉट इवन देन एक्स स्क्वायर विल नॉट बी इवन, तो एक्स स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर अगर इवन नहीं है, सो एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन। तो ये क्या आ गई, ये स्टेटमेंट किसके इक्वल आ गई, ये किसके इक्वल है, ये नॉट क्यू के इक्वल है, क्योंकि क्यू क्या है, एक्स इज इवन, और ये क्या आ गई, नॉट क्यू के इक्वल आ गई। सो व्हेन नॉट आर इज ट्रू देन नॉट क्यू इज ट्रू। ठीक है, सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव से क्या हो गया, जो गिवन स्टेटमेंट पी है, पी इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू।
जो काउंटर एग्जांपल देके हमें शो करना कि जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है। तो पी एक फर्स्ट में क्या है, पी इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, फर्स्ट में देखो हम एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो गिवन है एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं उसका मतलब क्या होगा, देन ईच ऑफ देम मस्ट बी 60 डिग्री। अगर सारे एंगल्स का सम 180 होता है और अगर सारे एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, विच इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 60 डिग्री है वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ठीक है, सो ट्रायंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, therefore we conclude that given statement is false। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा, क्यों एक स्टेटमेंट दे रखी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0 डज नॉट हैव ए रूट लेइंग बिटवीन 0 एंड 2, कि जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट 0 और 2 के बीच में नहीं होंगे। यानी कि यहाँ गिवन इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाउ इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विल बी प्लस माइनस 1। ठीक है, हियर 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2। ठीक है, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा 1, बट इसमें क्या दे रखा है, एंड रूट क्या करेंगे, डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 2। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इन ईच केस गिव वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। कौन सी ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी और क्यों होगी ट्रू, उसका रीजन भी हमें देना है। तो फर्स्ट में है एक स्टेटमेंट पी दे रखी है, ईच रेडियस ऑफ सर्कल इज कोड ऑफ सर्कल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि ईच रेडियस ऑफ सर्कल इज कोड ऑफ सर्कल। हर एक रेडियस सर्कल की कोड कैसे होगी, कोड तो कोई भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, ये कोड होगी। ये हमारे पास मान लिया सर्कल का सेंटर है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, या ये रेडियस होगी, या ये रेडियस होगी, लेकिन कोड क्या है, कोई भी 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट होगी, या ये कोड होगी। इसकी कोड सेंटर से पास हो सकती है, ये इसकी कोड हो सकती है, लेकिन रेडियस कोड थोड़े हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसका रीजन हम देंगे कि कोड intersect the circle at 2 distinct points, whereas
रेडियस intersect circle at one point, so radius can't be chord. ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट. सेकंड है द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच chord ऑफ सर्कल, कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो हर एक chord को दो हिस्से में डिवाइड करता है. तो ये मान लिया सेंटर है किसी भी सर्कल का, ये सर्कल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो सेंटर से पास होगी कोर्ड उसी को सर्कल बाइसेक्ट सेंटर बाइसेक्ट करेगा. जो भी कोर्ड सर्कल इससे पास होगी, सेंटर से पास होगी, और जो कोर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं. ठीक है, तो जो कोर्ड सेंटर से पास होगी यानी वो डायमीटर हो जाएगा. तो सेंटर सिर्फ डायमीटर उन्हीं कोर्ड को बाइसेक्ट करेगा जो सेंटर से पास होगी, यानी जो कोर्ड डायमीटर होंगी उन्हीं को सेंटर बाइसेक्ट कर पाएगा. बाकी कोर्ड, अगर कोर्ड यहाँ से भी हो सकती है या कोर्ड यहाँ से भी हो सकती है, इसको सेंटर बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, इसका रीजन हम लिखेंगे इफ द कोर्ड इज नॉट द डायमीटर, यानी कोर्ड अगर डायमीटर नहीं है, वो कोर्ड जो डायमीटर है, ये कोर्ड हो गई, ये कोर्ड होगी, जो कोर्ड डायमीटर है वही उसी कोर्ड को सेंटर बाइसेक्ट करेगा. लेकिन अगर इफ कोर्ड इज नॉट डायमीटर, अगर वो कोर्ड जो डायमीटर नहीं है, यानी कि ये कोर्ड हो गई, ये कोर्ड होगी जो कि डायमीटर नहीं है, देन द सेंटर will not bisect that chord, यानी कि जो कोड डायमीटर नहीं है उनको सेंटर बाइसेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, थर्ड में है सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, कि सर्कल एक इलिप्स का ही पर्टिकुलर केस है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है. क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और ये ए स्क्वायर क्या होता है, इलिप्स इस टाइप का होता है, तो इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो होता है ए, और जो माइनर एक्सिस होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं. तो ये होता है इलिप्स. जब ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है. तो इससे क्या हो गया, सो सर्कल इज पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स. पर्टिकुलर केस होने का मतलब क्या है, जब इलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल लेंथ की हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. फोर्थ में है इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन माइनस एक्स इज लेस देन वाई. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है. कैसे ट्रू है, बाय रूल ऑफ इनइक्वलिटी. फोर्थ में क्या हो जाएगा, बाय रूल ऑफ इनइक्वलिटी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है. बाय रूल ऑफ इनइक्वलिटी इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई. अगर इस टाइप की कोई इनइक्वलिटी दे रखी है, तो अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन क्या होता है, ये चेंज हो जाता है. देखो यहाँ ग्रेटर देन का था तो यहाँ लेस देन का हो गया, तो जब हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, फिफ्थ है √11 इज ए रेशनल नंबर. ये भी क्या है, स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, क्यों, बिकॉज 11 इज ए प्राइम नंबर. 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा रेशनल बोल रखा है, रेशनल, हाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी. अगर इरेशनल बोल रखा होता तो ये ट्रू होती. ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट होगी. क्यों, बिकॉज 11 इज ए प्राइम नंबर एंड
स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर विल बी इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि √11 इज ए रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।